है सब कुछ सही है हमारे। उनके लिए सब सही है, बाहर लोगों को दिखता है, अंदर वालों को नहीं दिखता है। कमरे के अंदर नहीं दिख रहा, कमरे के बाहर सब दिख रहा है। 6 महीने चलेगी, 6 महीने से ऊपर ये चला नहीं पाए। मोदी जी तो कह रहे हैं सब कुछ एनडीए गठबंधन में सही चल रहा है। मोदी जी का दिमाग नहीं ठीक काम कर रहा है। हम साफ आरोप लगाते हैं, अगर जांच हो जाए तो चुनाव आयुक्त उसमें शामिल है, वो फंस जाएगा। इस बार तीसरी बार मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जिस प्रकार 1.5 लाख से वो चुनाव जीते हैं वो उनके लिए जीत नहीं है। ये वो खुद जानते हैं, उनके चाणक्य आदरणीय अमित शाह भी जानते हैं। जनता ने तो इनको पहले ही नकार दिया था। 400 सीट का दावा कर रहे थे, लेकिन 240 पे आके टिक गए। वो हंस तो रही है, देश की जनता मोदी पे हंस रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एनडीए गठबंधन की सरकार बन तो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये गठबंधन कितने दिन चलेगा, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर जहां नायडू की नाराज़गी न सामने आई है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि पेच फंस सकता है। लोग इसको क्या कुछ लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है वो तो सबको ही पता है और नायडू जो है उनके बारे में भी सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाई जा रही है कि सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। फिलहाल लोगों के बीच क्या कुछ चर्चाएं हैं, इसको लेकर जान लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्या स्पीकर पद को लेकर पेच फंस जाएगा एनडीए का? अब पेच फंस जाएगा, ये सरकार पूर्ण बहुमत की बनी है कहने के लिए। 400 सीट की तैयारी थी, 240 खुद पहुँचे हुए हैं। और जिस प्रकार से कल आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय अपनी संसदीय क्षेत्र में पहुंचे थे, उनका चेहरा बता रहा था कि क्या होने जा रहा है। सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट भाजपा के पास हैं। कहने के लिए नायडू जी और बिहार से नेताजी साथ दे रहे हैं। अब जाके पेच अटका हुआ है स्पीकर पे। वो कह रहे हैं आप बना लीजिए, वो कह रहे हैं आप बना लीजिए। स्पीकर को फुटबॉल बनाने की जो कहानी चल रही है कि अगर कहीं इनका सेट नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इतिहास दोहरा दिया जाएगा। और जिस प्रकार से अटल जी पहली बार 13 दिन, 1 महीना 13 दिन होकर रुक गए थे, तो कहीं इनके साथ भी इस प्रकार की गोलियां हो जाए। क्या लगता है, राहुल गांधी ने ये फैसला लिया कि वो रायबरेली में रहेंगे, वायनाड से प्रियंका गांधी रहेंगी, और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी होने लगा कि प्रियंका गांधी को वहाँ स्मृति ईरानी चैलेंज देगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उत्तर प्रदेश देश का वो इतिहास जगह है जहाँ से हम लोग प्रधानमंत्री भेजते हैं। इस बार तीसरी बार मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन जिस प्रकार 1.5 लाख से वो चुनाव जीते हैं वो उनके लिए जीत नहीं है। ये वो खुद जानते हैं, उनके चाणक्य आदरणीय अमित शाह भी जानते हैं। और पूर्वांचल में जिस तरीके से इनको बैक हुए हैं वो छोटी बात नहीं है। राहुल जी का उत्तर प्रदेश में रुकना ये अपने आप में दिखाता है कि राहुल जी जिस प्रकार से वोटों का बंटाधार इस बार किया है, जिस प्रकार से अदर अनुसूचित जाति, अदर ओबीसी, मुस्लिम और जो सवर्ण वोट पिछली बार मात्र 5% था, इस बार कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वो सवर्ण वोट कम से कम 14% पड़ा है। तो राहुल जी का यहाँ रुकना 2027 के लिए कांग्रेस के लिए बहुत उचित है और देश की जनता के लिए उचित है, क्योंकि यहाँ से शुरुआत अच्छी होगी। राहुल जी इसलिए रुके हैं यहाँ पे। कैसे देख रहे हैं इस सारे जो सिनेरियो है पूरा एनडीए का, अभी भी गठबंधन में उठापटक जारी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो लोग तो आपस में ही जूझ रहे हैं। जो एनडीए सरकार बनी है, ये पहली बात तो इनका जो गठबंधन है, जो स्पीकर के लिए उठापटक चल रही है, उसमें नायडू जी का ना शामिल होना और इधर बिहार के अपने नीतीश जी, उनको भी कोई महत्व नहीं दिया गया, कोई ऊंचा पद। तो हमें नहीं लगता है कि ये बहुमत सिद्ध कर पाएंगे स्पीकर का। और जनता ने तो इनको पहले ही नकार दिया था। 400 सीट का दावा कर रहे थे, लेकिन 240 पे आगे टिक गए। वही देश की जनता खुद ही इस समय चुनाव लड़ी थी कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो उस समय भी ये 240 भी नहीं आते। आप सुनी होंगी, जिस समय अकाउंटिंग हो रही थी, गिनती हो रही थी, उस समय बीच बीच में जो है लाइट चली जा रही थी, रोक दे 11 बजे के बाद रोक दिया जा रहा था।
काउंटिंग ही। हमारा प्रत्याशी जीत रहा था इंडिया गठबंधन का, वो गिनती कराने लगे। जब उनका जो है 100-200 पार कर जाए तो वहीं पर रोक दें कि भाई हमारा जीत गया, बीजेपी का जीत गया। तो इसमें जो है हमारा जो चुनाव आयुक्त है वो शामिल है। हम साफ आरोप लगाते हैं, अगर जांच हो जाए तो चुनाव आयुक्त उसमें शामिल है, वो फंस जाएगा। कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की मौजूदगी को? उत्तर प्रदेश में ही राहुल गांधी ने रुकने का फैसला लिया है। हाँ, उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी ने रुकने का एक अच्छा फैसला लिया है, जिससे प्रदेश में एक अच्छा मैसेज जाएगा। इस समय वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और उत्तर प्रदेश के युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा और वो उसके लिए संघर्ष करेंगे और 2027 पर कांग्रेस का कब्जा होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर। अच्छा, विधानसभा पे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कब्जा हो, इसलिए राहुल गांधी रुके हैं। जी, सोची समझी रणनीति। सोची समझी रणनीति। जी हाँ, सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। मोदी जी तो कह रहे हैं सब कुछ एनडीए गठबंधन में सही चल रहा है। मोदी जी का दिमाग नहीं ठीक काम कर रहा है और आपने चुनाव में देखा होगा, भैंस गायब हो रही थी, बिक रही थी, तो आपने देखा होगा उनकी स्थिति ठीक नहीं है और जिस समय ठीक हो जाएगी तो वो भी सही बोलने लगेंगे। अभी फिलहाल वो स्थिति ठीक नहीं है उनकी मानसिक स्थिति। और लोगों से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं सर, क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की मौजूदगी रहना? एक तरफ एनडीए में जो उठापटक जारी है स्पीकर पद को लेकर, क्या कुछ होने वाला है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मुझे लगता है कि दो जीत का जो जीत का ये राहुल गांधी जी के लिए मैं फूलों का हाथ में लेकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा हूं। और साथ ही जो 2 खुशियां उन्होंने हमें दी थी, वायनाड और रायबरेली की, वो अलग चीज़ है कि अब 2 जगह पे आप सांसद नहीं रह सकते, मगर कहीं ना कहीं जब वायनाड से प्रियंका जी लड़ेंगी तो जो 2 अंक पे हम आकर रुके थे वही प्रियंका जी हमें 100 नंबर तक पहुंचाएंगी, 3 अंकों तक पहुंचाएगी और कांग्रेस 100 के बलबूते एक विपक्ष में मजबूत ताकत के साथ नरेंद्र मोदी का सामना करेंगे। बात रही एनडीए की, तो एनडीए में बड़ी उठापटक है। प्रधानमंत्री तो वो बन गया अपने से, ना ही अभी उसने किसी सांसद को शपथ दिलाई, ना ही किसी के नाम को लेकर आगे चल रहा है अभी भी। मैं सबसे बड़ी शर्मनाक बात बताऊं प्रधानमंत्री की, कल वो बनारस में था और उसने कहा कि मैं जो है 3 करोड़ मकान दे रहा हूं और किसानों के खाते में धन डाल रहा हूं। जब तुमने शपथ ली थी तब भी यही बात कह दी कि मैं गद्दी में बैठते ही मैंने किसानों के खाते में पैसे डालने की बात कर दी, 3 करोड़। तो फिर ये दोबारा एक चीज़ को आप 2-2, 3-3 बार जनता के 142 करोड़ आवाम देश की बेवकूफ़ समझ रखा आपने एकदम से। तो इस तरीके का जो आचरण है, बिना अभी तक नीतीश कुमार जी ने शपथ नहीं ली, ना ही वो नायडू साहब ने ली और ना ही अभी वो किसी और सांसद ने, बाकी के बचे हुए सांसद। आप खुद ही सब कुछ अपने आप में सब कुछ किए जा रहे हैं। कम से कम आपको मर्यादा में रहना चाहिए, कानूनी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आप अभी तक प्रधानमंत्री नहीं हैं, कहने को आपको प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई है मगर कहीं भी आपका बहुमत सिद्ध नहीं हुआ अभी। आप कैसे इस तरीके से बचकाना हरकत करेंगे? मोदी का ही ये डायलॉग मैं आपको मारता हूँ कि वो कहता है कि लोग बचकाना हरकत करेंगे आप तो लोग हंसेंगे। तो हंस तो रही है देश की जनता, मोदी पे हंस रही है कि वो हर वक्त बचकाना हरकत में ही और हमेशा ही वो चुनावी मूड में रहता है या शपथ मूड में रहता है। अभी तक देखिए आप यहाँ पर अभी लोकसभा भी नहीं ठीक से बैठी, अभी उसका सत्र भी नहीं बैठा है। ये हरियाणा और दिल्ली और न जाने कहाँ कहाँ जहाँ विधानसभा के चुनाव है ये वहाँ पर पहुँच गया है। तो कितना ये निर्लज पड़ता। अच्छा एक बात बताइए, ये पैसे देने की बात तो कर रहा है किसानों को, है ना, ये बिल्डर बन के आ गया है, ये 3 करोड़ मकान देगा। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियाँ, महंगाई, सुरक्षा पर कब बात करोगे? कब युवाओं की नौकरी की बात करोगे? कब महिलाओं की सुरक्षा की बात करोगे? जो हमारे मूलभूत जरूरतें हैं। वो तो कह रहे हैं ना महिलाएं सुरक्षित हैं और नौकरी हम दे चुके हैं 2 करोड़। भाई हम कह तो रहे हैं जिसको मिली है
2 करोड़ नौकरी उनके डाटा दे दे हमें, या महिलाएं सुरक्षित है जिन्हें रेप करके वीडियो बना के वायरल किया जाता है, वो भी हमने देखा है। तो कहाँ सुरक्षित है महिलाएं? दरअसल एक बिल्डर बैठ चुका है देश के पटल पर और उसने आते ही ये दिखा दिया, साबित कर दिया कि मैं 3 करोड़ बनाऊंगा और टाटा बिरला वो अडानी अंबानी जैसे किसी कॉरपोरेट जगत को उनका ठेका दूंगा, मैं पैसे कमाऊंगा। ये एक बिल्डर है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, और ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बिल्डर बन चुके हैं। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश सिंह। ब्रजेश सिंह क्या लग रहा है एनडीए गठबंधन में जो उठापटक जारी है स्पीकर पद को लेकर, क्या कुछ होगा? देखिए, अब ये तो उनके अंदर का है, उठापटक जारी है, बट ये चलता रहेगा अभी, और ये गवर्नमेंट 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा चलेगी। ये तो कह रहे हैं सब कुछ सही है हमारे लिए। उनके लिए सब सही है, बाहर लोगों को दिखता है, अंदर वालों को नहीं दिखता है। कमरे के अंदर नहीं दिख रहा, कमरे के बाहर सब दिख रहा। 6 महीने चलेगी, 6 महीने से ऊपर ये चला नहीं पाएगी। लेकिन वजह क्यों है, क्यों गिर जाएगी? ये तो कह रहे हैं हमने देश की जनता के लिए सब कुछ कर दिया है, अमृतकाल ला दिया। देश की जनता के लिए किए होते हो, अमृतकाल ये लाए होते तो जनता उनको लेके आती। जनता उनको लेके नहीं आई है, वो जबरदस्ती आए हैं। जबरदस्ती आए हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? जनता लेके नहीं आई है उनको। हाँ। जनता लेके आई होती तो बहुमत में आते हैं ना वो। मतलब जनता का फैसला नहीं था। जनता का फैसला नहीं है। मानते हैं आप, एग्री करते हैं इनसे? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से सफाया इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, अरे सफाया कहाँ हुआ, तो सरकार बन गई है एनडीए गठबंधन। जो 400 पार का नारा था, वो तो 400 पार छोड़िए 272 ही नहीं हो पाया। और रह गई बात सरकार बन गई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम मुसलमानों का आरक्षण समाप्त कर देंगे। बात तो इसकी वो थी ना, उनका चुनावी भाषण याद है कि नहीं? और चंद्रबाबू नायडू को गले लगा लिया, और उनकी जो डिमांड थी वो तो माना नहीं। और अब आज देख लीजिए प्रधानमंत्री जी का कि जितनी बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ के खड़ा होते हैं उतनी बार खड़ा हो जाते हैं। नीतीश कुमार जी ने कहा आप यूसीसी समाप्त करिए, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी का एक भी वक्तव्य आया कि हम यूसीसी समाप्त कर देंगे, अग्निवीर को समाप्त कर देंगे, मुसलमानों का जो 4% आरक्षण चंद्रबाबू नायडू ने दिया है, जो हज करने के लिए आपका कहना क्या मतलब है कि नीतीश नायडू के इशारे पे चलेंगे? मतलब गुड़ से हमें परहेज है, गुलगुले खाएंगे प्रधानमंत्री जी को गुड़ से परहेज है, गुलगुले खाएंगे। जब महबूबा मुफ्ती जी हमारे साथ होती थी तो उन्हें आतंकवादी कहते थे, और जब उनके साथ चली गई अब फिर साथ छोड़ दिया, तब देख लीजिए। तो कोई चाल चरित्र चेहरा सब भारतीय जनता पार्टी का उजागर हो गया है। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में अंदर से कहीं न कहीं वो बगावत और विद्रोह की चिंगारी मतलब सुलग रही है, वो कभी भी ज्वालामुखी का रूप ले सकती है। और रह गई बात, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने आदत से मजबूर है। वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को ये आश्वासन देते रहे कि हम आपकी सारे मांग मान लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में कोई ऐसा महत्वपूर्ण विभाग तो दिया नहीं। हाँ, अलबत्ता अमित शाह जी की जो आदत है प्रधानमंत्री जी की कि उनके सांसद तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और अभी सफल नहीं हो पाए हैं। अगर स्पीकर 26 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने अपना बना लिया तो वो एक बार कोशिश करेंगे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी के सांसदों को तोड़ने के लिए कि उनकी संख्या 272 हो जाए और इस देश के संविधान को वो बदल सकें और इस देश से वो आरक्षण को मतलब अंदर ही अंदर उनकी पार्टी को गरीबों का पैसा है वो लूट के वो अपने चंद उद्योगपति साथियों को फिर से दे सकें। लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी कि ईडी सीबीआई के दम पे उनको बड़ा घमंड था कि हम डरा ले जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा को, इनको डरा ले जाएंगे हेमंत कुमार को यहाँ झारखंड, हेमंत सोरेन जी को, और दिल्ली में इनको अरविंद केजरीवाल जी को डरा ले जाएंगे और ये इंडिया गठबंधन से दूर भाग जाएंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ, ये दोनों लोग मोदी की तानाशाही सत्ता के आगे नहीं झुके और जेल जाना पसंद किए और आज उनकी पार्टी बच गई और उनके पास सांसद हैं।
और यही उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बसपा सुप्रीमो जी अमित शाह जी के आगे सिलेंडर बोल गई और डर गई। आज के डेट में उनकी पार्टी खत्म हो गई, अब कभी वो पार्टी उठ नहीं सकती। उनका उद्देश्य एन के प्रकार भाजपा को जिताना था। इस बात को पब्लिक समझ गई, इस बात को दलित समाज भी समझ गया कि हमारा आरक्षण और संविधान जो दोनों खतरे में है, उसको कहीं न कहीं समाप्त करवाने में बसपा सुप्रीमो जी भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। रह गई बात, प्रधानमंत्री जी के पास 272 का आंकड़ा नहीं है। मैं बड़े ही गरूर और बड़े ही आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का पाला माननीय राहुल गांधी जी जैसे जननायक से पड़ा है। वो राजीव गांधी के पुत्र हैं और जिस प्रकार से अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी 271 को 72 नहीं कर पाए थे, भारतीय जनता पार्टी भी 240 को 241 नहीं कर पाएगी। और कांग्रेस पार्टी जब भी सरकार बनाने की पहल करेगी 24 घंटा के भीतर सरकार बना लेगी। पहले तो आप तमाशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो 26 तारीख को उजागर हो जाएगा। अभी भी क्या चंद्रबाबू नायडू को वो साफ बोल पा रहे हैं कि हम स्पीकर नहीं देंगे, लेकिन देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत ही लालची हैं और अपने साथी घटक दलों को समाप्त करने की रणनीति पे काम करते हैं। जिसको गले लगाते हैं उसके पीठ में खंजर मारते रहते हैं और उन सारे दलों को समाप्त कर दिया। इसका ताज़ा उदाहरण है, अगर नवीन पटनायक जी चुनाव के पहले अगर इंडिया गठबंधन में आ गए होते या भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए होते तो आज उनकी पार्टी उड़ीसा में बच गई होती। जिस प्रकार से शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी इंडिया गठबंधन के साथ आ गए तो उनके सांसद भले तोड़ लिया था, लेकिन आज देखिए उनकी पार्टी बच गई, आज उनके सांसद पुनः आ गए। तो कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन दलों को समाप्त करने की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बहुत सारे दल होने चाहिए लोकतंत्र में, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग होने चाहिए। अब हम थोड़ा खत्म करते हैं इसको यहीं पे कि लोगों की राय क्या है एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन को लेकर। सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल क्या कुछ होगा, क्योंकि 29 तारीख को बड़ी बैठक है, उसके बाद क्या नतीजे आएंगे, सत्र से पहले क्या कुछ होगा या सत्र के दौरान क्या कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।